क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कैसा रहा होगा जब पृथ्वी पर सूरज निकला तो आकाश वैसा ही था जैसे हर दिन होता था। पक्षी गा रहे थे, पेड़ झूम रहे थे और विशाल जीव डायनासोर अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। पर वे नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी सूरज था। उस दिन जिसे विज्ञान आज द क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन कहता है, सिर्फ एक पत्थर, एक अंतरिक्ष, एक चट्टान ने धरती पर जीवन की कहानी ही बदल दी। आज की ये यात्रा सिर्फ उस एक दिन की नहीं होगी, बल्कि उस रहस्य की भी होगी जो समय के पार फैला है। क्या जीवन का अंत पहले से तय होता है? क्या हमारा अस्तित्व भी महज एक संयोग है? और क्या मौत नए जीवन की शुरुआत हो सकती है? 65 मिलियन वर्ष पहले धरती हमसे बिल्कुल अलग थी। उस समय की हवा अधिक गर्म थी, महाद्वीपों का रूप भिन्न था और पेड़ पौधे घने वनों में बिछे थे। और इस धरती के राजा थे डायनासोर। ट्राइसेराटॉप्स, टायरेनोसोरस रेक्स, एनकाइलोसोरस, अलामोसोरस। नाम जितने कठिन हैं, जीव उतने ही अद्भुत। वे धरती पर चलते थे जैसे हम चलते हैं। वे उसी पानी से अपनी प्यास बुझाते थे जिससे हम करते हैं। वे उसी हवा में सांस लेते थे, उसी धरती पर लड़ते थे जिसे आज हम घर कहते हैं। उनका जीवन वैसा ही था जैसा कोई भी जीवन होता है। भोजन की तलाश, बच्चों की रक्षा और मौसमों से संघर्ष। लेकिन इन सबके बीच एक अनदेखा, अदृश्य खतरा अंतरिक्ष की शांति में चुपचाप आगे बढ़ रहा था। हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहां करोड़ों चट्टानें एक दूसरे के करीब अपनी ही धुरी पर घूमती रहती हैं, ऐसे ही जैसे ट्रैफिक जैम में सब वाहन एक दिशा में चल रहे हों। लेकिन एक चट्टान उस नियम को तोड़ रही थी। वो सीधी आ रही थी धरती की ओर। ये चट्टान कोई साधारण चट्टान नहीं थी। इसका आकार 6 मील से अधिक था। ये किसी 40 किलोमीटर लंबे ट्रक की तरह अंतरिक्ष के हाईवे में घुस आया था। लेकिन यह ट्रक 35,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। यही वो क्षण था जब धरती के भाग्य की घड़ी चल पड़ी थी। धरती पर कोई नहीं जानता था कि कुछ आने वाला है। न विशालकाय अलामोसोरस, न शिकार पर निकले टीरेक्स, न ही अपने बच्चों को पाल रही कोई माता। उनके पास न टेलीस्कोप थे, न चेतावनी देने वाले सैटेलाइट, न भविष्य देखने वाले कोई तकनीक। उनके लिए कल आज जैसा ही होता था। लेकिन हम जानते हैं कि अंतरिक्ष मौन रहता है, पर उसकी घटनाएं चुपचाप इतिहास बदल देती हैं। जिस रात वो चट्टान धरती से टकराने वाली थी, आसमान में कुछ खास हो रहा था। छोटे छोटे उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा रहे थे। वे आकाश में चमकते सितारों जैसे दिख रहे थे, परंतु वे महज शुरुआत थे। धरती पर छोटे जानवर, जैसे एक छोटा सा स्तनपाई मैडमा, जो दिखने में पॉसम जैसा होता था, रात को बाहर आया था भोजन की तलाश में। वही था जो इस अद्भुत उल्का वर्षा का प्रत्यक्षदर्शी बना। यह सारा दृश्य सुंदर लग सकता है, लेकिन हकीकत यह थी कि सिर्फ कुछ घंटों बाद यही दृश्य मौत का पैगाम बन जाएगा। जिस क्षण वो चट्टान पृथ्वी से टकराई, वो क्षण इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप में टकराई, जहां आज चिकचुलुप क्रेटर देखा जा सकता है। पर उस समय वो सिर्फ एक विशाल धमाका था, एक ऊर्जा विस्फोट जिसमें 10 करोड़ मेगाटन की शक्ति थी। ये शक्ति आज तक बनाए गए सभी परमाणु हथियारों से भी अधिक थी। टकराव के पहले 5 सेकंड में ही धरती की सतह वाष्पित हो गई। एक आग का गोला आसमान को चीरता हुआ ऊपर गया। गैसें, चट्टानें और धूलें 1 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में फैली। उस क्षण अंधकार ने उजाले को निगल लिया। टकराव के बाद एक विनाश की लहरें पृथ्वी पर छा गई। एक गर्मी की लहर जिसने जीवित प्राणियों की स्किन को उबाल दिया। दूसरा भूकंप, जिसकी तीव्रता 11.1 रिक्टर स्केल थी, जो आज के किसी भूकंप से कई गुना शक्तिशाली था। ध्वनि वेग से तेज दबाव लहरें, जिन्होंने 30 टन के डायनासोरों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल दिया। इन सब के बावजूद कुछ जानवर बच निकले, जिन्हें पहाड़ों ने छाया दी, गुफाओं ने ढक लिया।
लेकिन मृत्यु की ये रात अभी खत्म नहीं हुई थी। धरती पर सब कुछ थम चुका था, पर हवा में कुछ था जो बोल रहा था, चिल्ला रहा था, करा रहा था। समय अब एक नई धुन में बह रहा था, एक भयानक, भारी और अज्ञात संगीत में, जहां हर धड़कन में तबाही थी। टकराव के ठीक बाद महज 2 मिनट के भीतर आग और धूल ने आकाश पर कब्जा कर लिया था। सूरज की रोशनी जो हर दिन सुबह उठने का संकेत देती थी, अब किसी स्याह पर्दे के पीछे छिप चुकी थी, और उस पर्दे का नाम था एजेक्टा क्लाउड। ये कोई सामान्य बादल नहीं था। ये 70 अरब टन पत्थर, धूल और पिघली हुई धरती का एक विशाल, गर्म, चमकता हुआ समुद्र था जो ऊपर के वायुमंडल में फैल चुका था। हवा में लटकती ये छोटी छोटी कणिकाएं जब धरती के वातावरण से दोबारा प्रवेश करती तो वे घर्षण से जल उठती और पृथ्वी को एक विशाल ओवन में बदल देती। तापमान बढ़ता गया, हर सेकंड के साथ, हर मिनट के साथ। नीचे धरती पर, जो अभी कुछ दिन पहले तक हरियाली से भरी थी, अब वहां चुपचाप एक आग का जंगल बनने लगा। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ऊंचे पर्वतों पर बैठे क्वेटज़लकॉटल्स के जोड़े के आंखों के सामने धीरे धीरे वो धुएंदार घिरा आकाश में फैल रहा था। नीचे घाटी में ट्राइसेराटॉप्स अपनी नरम चमड़ी को झुलसने से बचाने के लिए चट्टानों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर, उनकी आंखें और उनकी हड्डियां सब उस अग्निवर्षा से बचने की तलाश में थे, लेकिन कहीं कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था। कहीं कहीं जहां समुद्री कोहरा या घने बादल आकाश को ढक रहे थे, वहां जानवरों को थोड़ी राहत मिल रही थी, लेकिन वो राहत भी क्षणिक थी, क्योंकि आग सिर्फ ऊपर से नहीं आ रही थी। पृथ्वी के गर्भ में जो ऊर्जा समा गई थी, वो अब लौट रही थी, भूकंपों की तरह, लहरों की तरह और अंतहीन हलचलों के रूप में। प्रकृति जो कभी जीवन देती थी, अब वही सबसे घातक शत्रु बन चुकी थी। मंगोलिया की ओर, जहां अभी तक किसी खतरे का संकेत नहीं था, वहां अब एक अदृश्य ज्वाला फैल रही थी। आकाश ने चुपचाप अपनी चादर बिछाई और तापमान धीरे धीरे चढ़ने लगा। किसी को पता भी नहीं चला जब वो चंद मिनटों में 100 डिग्री पार कर गया, फिर 120, फिर 160 और फिर 300 डिग्री सेल्सियस। वो जानवर जो गुफाओं में छिपे थे बच गए, लेकिन जो खुले मैदानों में थे उनके पास कोई रास्ता नहीं था। कोई आवाज नहीं थी जो चेतावनी देती, कोई आंधी नहीं थी जो उड़ा कर ले जाती। सिर्फ गर्मी थी, सूखी, दम घोंटू और सर्वनाशकारी। धरती का चेहरा अब बदल चुका था। नदियां सूख रही थीं, झीलें उबल रही थीं और पेड़ राख में तब्दील हो रहे थे। और इसके साथ ही जंगलों में आग भड़क उठी। ये वो आग नहीं थी जिसे बारिश बुझा सके या नदी रोक सके। ये वो आग थी जो हवा से लड़ती थी, हवा को खींचती थी और उसे ज्वालाओं में बदल देती थी। घाटी में बने वैक्यूम से हवा तेजी से अंदर खींची और पेड़, जो पहले जीवन का प्रतीक थे, अब बारूद की तरह भड़क उठे। तापमान 1800 डिग्री तक पहुंच गया, जो एल्यूमिनियम जैसी धातु को भी पिघला सकता था। जानवर भागने लगे, लेकिन आग ऊपर की ओर तेजी से चढ़ रही थी। जिन जीवों की टांगें लंबी थीं, वह दौड़े। जो उड़ सकते थे वह उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन आकाश धुएं से भरा था और हवा भारी हो चुकी थी। क्वेटज़लकॉटल्स की मादा, जिसकी पंख पहले ही इजेक्टा की बारिश से फट चुके थे, अब एक एक झोंके के साथ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हड्डियां अब जवाब दे रही थीं। वो उड़ नहीं पाई और नीचे की ओर गिर पड़ी, जहां राख, आग और मौत उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर ट्राइसेराटॉप्स की एक जोड़ी समुद्री कोहरे से निकलकर घाटी की चोटी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि वे बच गए हैं, वही अजगर जैसा आग का बादल वहां भी आ पहुंचा और उनकी खाल पर जलती हुई किरणें पड़ी, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज की रोशनी से कोई कागज जल उठे। कुछ ही घंटे हुए थे और एक पूरा महाद्वीप भस्म हो चुका था। धरती का सतह अब शमशान बन चुका था, पर यह अभी भी अंत नहीं था। बादल का असर अब पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। हवा में मौजूद माइक्रोस्कोपिक कण अब पूरे ग्रह को ढक चुके थे। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही थी। पौधे जो हरियाली लाते थे, अब रोशनी के बिना मुरझा गए थे। जो बचे थे, उन्हें अब भूख मार रही थी। 3 दिन बीत चुके थे। धरती अंधकारमयी हो चुकी थी। आकाश में तारे नहीं, सिर्फ राख के बादल थे। महासागरों की लहरें शांत थीं, लेकिन भीतर उथल-पुथल मची थी। धरती की आत्मा कांप रही थी और वो अब भी थमी नहीं थी।
जिन द्वीपों ने अब तक थोड़ी शांति दी थी, उन पर अब समुद्र की सबसे घातक शक्ति उतरने वाली थी, मेगा सुनामी। एलमोसॉरस और ट्राइसेराटॉप्स की एक झुंड जो हफ्तों से भोजन और सुरक्षा की तलाश में भटक रहा था, अब एक ऐसे द्वीप पर पहुंचा जो उन्हें सुरक्षित लगा। वहां पेड़ थे, हरियाली थी और पानी था। लेकिन उसी पल समुद्र अचानक पीछे हट गया। वो नजारा जो पहले शांतिपूर्ण द्वीप जैसा लग रहा था, अब मौत का फंदा बन चुका था। कुछ ही मिनटों में 300 फुट ऊंची पानी की दीवार उस द्वीप से टकराई और सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब खत्म हो गया था। जहां बड़े जीव नष्ट हो रहे थे, वहीं धरती के छोटे छिपे हुए प्राणी, स्तनधारी, कीड़े और यहां तक कि पक्षी जैविक कोनों में खुद को समेटे हुए थे। वे धरती की झिर्रियों में छिपे हुए थे और वहीं से आने वाला था जीवन का अगला अध्याय। लेकिन यह अध्याय अभी शुरू नहीं हुआ था। अभी विनाश की कुछ और परतें बाकी थीं। धूल और राख के बाद अब जहर की बारी थी। पृथ्वी के अंदर की ज्वालाएं जो अब तक शांत थीं, वो फट पड़ी। ज्वालामुखी जाग उठे। लावा, सल्फर और विषैले गैसों ने वातावरण को भर दिया। प्रकाश और ऊष्मा अब और अधिक समय तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकते थे। धरती पर एक तात्कालिक न्यूक्लियर विंटर शुरू हो चुका था। गुफाएं जो अब तक जीवन की शरण स्थली थीं, अब जहर से भर रही थीं। जलाशयों के ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड जमा होने लगा, वो गैस जो धीरे धीरे सांसों को रोक देती है। आखिरी बची डायनासोर प्रजातियां कोरोनोसॉरस, एनकाइलोसॉरस और कुछ बचे हुए एलमोसॉरस अब अपनी ही शरीर के बोझ के नीचे मर रहे थे। धीरे धीरे सब शांत हो गया और तब एक दिन एक छोटे से अंडे के भीतर जीवन फिर से सांस लेने लगा। ये था धरती का अगला अध्याय। धीरे धीरे वर्षों की उस चुप्पी के बाद धरती ने एक लंबी सांस ली। आकाश अब भी राख में लिपटा था, लेकिन उसके पीछे कहीं सूरज चमकने की कोशिश कर रहा था। कोई आवाज नहीं थी, कोई गूंज नहीं, कोई दहाड़ नहीं। डायनासोरों की गूंज जो एक समय इस धरती के हर कोने में सुनाई देती थी, अब एक स्मृति बन चुकी थी। पर इस शून्यता में भी कुछ था, कुछ जो अब आकार ले रहा था, कुछ नया, कुछ छोटा पर अद्भुत। मोल्ड, फफूंद और काई ने सबसे पहले धरती पर अपने निशान छोड़े। वे जीवन की सबसे बुनियादी और मजबूत इकाइयां थीं, जो आग में नहीं जलती, जो रोशनी के बिना भी जी सकती हैं। वे सड़े गले जीवों के शरीर से पोषण लेती और मृत भूमि पर जीवन का पहला रंग चढ़ाती। उनके पीछे पीछे धीरे धीरे एक हरे रंग का चादर धरती पर फैलने लगा। वो थी फर्न। फर्न कोई खास पौधा नहीं है, न ही वो दिखने में सुंदर है, लेकिन वो जिद्दी है। धरती की गर्मी, राख और जहर के बीच भी वो पनप सकती है। वो थी धरती के उस गहरे जख्म पर पहला मलहम। एक बार जब फर्न ने धरती को ढका, तो हजारों वर्षों में धीरे धीरे जंगल लौटे। हवा में फिर से ऑक्सीजन भरने लगी। जल जो धुएं से भाप बन गया था, बादलों से लौटकर वर्षा बनकर गिरा। और जैसे ही हरियाली लौटने लगी, वैसे ही जीवन के नए अध्याय ने पहला शब्द कहा। लेकिन इस बार पृथ्वी के मंच पर नायक कोई विशाल जीव नहीं था। कोई लंबी गर्दन वाला अलामोसॉरस नहीं, कोई उड़ता हुआ केट्ज़लकॉट्लस नहीं। इस बार वो जीव आया जो डायनासोरों की परछाई में जी रहा था, छोटा, डरपोक पर बहुत बुद्धिमान। वो था स्तनपाई। मैडमा, जो कुछ हफ्ते पहले अपनी माँ के साथ रातों में जमीन खोदते हुए चुपचाप भागता था, अब उसका वंशज नए पेड़ों के नीचे बिल बना रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, उत्सुकता थी। उसके पैरों में विशालता नहीं, लेकिन गति थी। उसका शरीर छोटा था, लेकिन दिमाग बहुत बड़ा। यही दिमाग भविष्य में ग्रह की दिशा को बदलने वाला था। इन छोटे जीवों ने वही किया जो बड़े नहीं कर सके। उन्होंने छिपकर बचना सीखा, फिर दोबारा उठना सीखा। उन्होंने तेजी से प्रजनन करना सीखा और जल्द ही धरती पर हर जगह दिखने लगे। ये जीव हर आकार में थे, कुछ चूहे जैसे, कुछ बिल्ली जैसे, कुछ पानी में तैरते, कुछ पेड़ों पर झूलते। वे बहुत थे और वो बहुलता ही जीवन की असली कुंजी थी। ये जीवन अब धीरे धीरे धरती पर एक नई क्रांति की तैयारी कर रहा था। लाखों वर्षों में ये स्तनपाई अपने आकार और व्यवहार में बदलाव लाते गए।
कुछ ने पैरों पर खड़ा होना सीखा, कुछ ने हाथों से पकड़ने की शक्ति विकसित की, कुछ ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखा और कुछ ने भाषा सीखी, इशारों की, ध्वनियों की और अंततः शब्दों की। लेकिन इस विकास का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब एक शाखा इन स्तनपाइयों की विकास की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक ऐसे जीव में बदल गई जो 2 पैरों पर खड़ा था, जिसने आकाश की ओर देखा और पूछा, मैं कौन हूं? वो था मानव। इस परिवर्तन में लाखों वर्ष लगे, लेकिन यदि हम समय की घड़ी को संक्षेप में करें तो ये सब एक झपकी के भीतर हो गया। उस एक एस्टेरॉयड के टकराने से जो यात्रा शुरू हुई थी, वो अब चेतना, तर्क और सृजन की दिशा में बढ़ रही थी। इंसान ने पहले आग जलाना सीखा, फिर पहिए बनाए, फिर खेती की। लेकिन यही वो प्रजाति थी जो एक दिन आसमान में फिर से उस दिशा में देखने लगी जहां से पत्थर आया था। उसी आकाश में जहां तारों की चादर फैली थी, उसी दिशा में जहां से एक बार जीवन समाप्त हुआ था, अब जीवन अपनी आंखें उठाकर उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मनुष्य ने चांद पर कदम रखा, उसने मंगल पर यान भेजे, उसने परमाणु ऊर्जा की खोज की, वही ऊर्जा जो उस दिन पृथ्वी को झुलसा गई थी। लेकिन इस बार वो ऊर्जा विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए थी, या कम से कम सृजन की आशा के लिए। आज जब हम एक जीवाश्म को उठाकर देखते हैं तो वो सिर्फ एक पत्थर नहीं होता, वो समय का एक जीवंत दस्तावेज होता है। उसमें सिर्फ हड्डियां नहीं होती, उसमें स्मृतियां होती हैं, चेतावनियां होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण संभावनाएं होती हैं। क्या ये सब महज एक संयोग था? क्या इंसानों का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन एक पत्थर धरती से टकराया? क्या वो एक दुर्घटना थी या ब्रह्मांड का कोई उच्च योजना? शायद ये प्रश्न कभी उत्तरित न हो, पर यही अनुत्तरित प्रश्न ही तो हमें मनुष्य बनाते हैं। हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और यही खोज हमारे अस्तित्व की सबसे सुंदर यात्रा है। धरती अब फिर से जीवित हो चुकी थी। हरे रंग ने राख को ढक लिया था। नदियां बह रही थीं, पक्षी उड़ रहे थे और जंगलों में एक बार फिर जीवन का संगीत गूंज रहा था। लेकिन अगर कोई इस पूरी धरती को बहुत ऊंचाई से देखे, बहुत दूर से, जैसे कोई चांद से देख रहा हो, तो उसे एक अजीब सी खामोशी दिखेगी। एक ऐसी खामोशी जो चिल्ला रही है, क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? क्योंकि इतिहास ये दिखा चुका है कि जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वह कल शायद ना रहे। वह उल्का पिंड जिसने डायनासोरों को मिटा दिया, वो अकेला नहीं था। हमारे सौर मंडल में ऐसे लाखों चट्टानें हैं, छोटे छोटे ग्रह जैसे, जो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, यानी NEOs। वे वहां हैं, शांत, अदृश्य, हमारे ऊपर मंडराते हुए। नासा जैसे संस्थान दिन रात इन पर नजर रख रहे हैं। हर साल सैकड़ों नए NEO खोजे जाते हैं, और इन सब का उद्देश्य है समय रहते चेतावनी देना। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोई चट्टान कब आएगी। सवाल ये भी है कि अगर वो आया तो क्या हम तैयार हैं? क्योंकि इस बार धरती पर डायनासोर नहीं है, इस बार हम हैं। इंसान जिसने खुद को प्रकृति से ऊपर समझ लिया है, जो जंगलों को काटता है, नदियों को मोड़ता है और खुद को देवता समझने लगता है। पर सच तो यह है कि हमारी सभ्यता अब भी उसी धरती पर टिकी है जिस पर एक बार मात्र 6 मील की चट्टान ने पूरी प्रजातियों का अंत कर दिया था। हमने तकनीक तो बना ली है, लेकिन क्या हमने विनम्रता सीखी है? हमने सैटेलाइट्स तो छोड़ दिए हैं, लेकिन क्या हमने आकाश को पढ़ना सीखा है? हमने समय को मापना सीखा है, लेकिन क्या हमने समय की अहमियत समझी है? ब्रह्मांड में समय और स्थान दोनों ही विशाल हैं, और इस विशालता में हमारी जिंदगी एक झपक है, एक पलक जितनी क्षणभंगुर। पर यही पलक, यही जीवन, यही क्षण कितना कीमती है। कभी कभी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ब्रह्मांड हमें क्या बताना चाहता है। क्या वह सिर्फ अंधकार है, या वह एक किताब है जिसका हर पन्ना किसी चेतावनी से भरा है? क्योंकि जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं तो हम सिर्फ तारों को नहीं देखते, हम संभावनाओं को देखते हैं, हम जोखिमों को देखते हैं, और कभी कभी हम खुद को देखते हैं। जिन चट्टानों ने पृथ्वी को आकार दिया,
उन्हीं चट्टानों में छिपा है विनाश का बीज। कभी वे जीवन लाते हैं, जैसे पानी, कार्बन और अमीनो एसिड, और कभी वो जीवन छीन लेते हैं, जैसे चिकसुलुब वाला पत्थर। यही विरोधाभास ही तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरता है। एक पल वह तुम्हें जन्म देता है, दूसरे पल वह तुम्हें निगल लेता है, फिर भी जीवन हार नहीं मानता। यही कारण है कि जब हम पृथ्वी की रक्षा की बात करते हैं तो वह सिर्फ वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं होती, वह एक सामूहिक चेतना की मांग करती है। हर बच्चा जो आकाश में तारे देखता है, हर व्यक्ति जो तारों के पार क्या है ये सोचता है, वह इस चेतना का हिस्सा है। हमें सिर्फ अंतरिक्ष से नहीं डरना चाहिए, हमें उस अहंकार से डरना चाहिए जो कहता है कि हम अमर हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारी पृथ्वी कोई बंकर नहीं है, यह कोई अभेद्य किला नहीं है, यह एक नाजुक नीला गोला है जो ब्रह्मांड के महासागर में बह रहा है। उस पर जीवित रहना कोई अधिकार नहीं, एक सौभाग्य है। इसलिए जरूरी है कि हम आकाश की ओर देखते रहें, ना सिर्फ रोमांच के लिए बल्कि चेतावनी के लिए, ना सिर्फ खोज के लिए बल्कि रक्षा के लिए, और सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए। क्योंकि जिस तरह जीवन ने राख से फिर से जन्म लिया, उसी तरह एक चूक, एक अनदेखी फिर से सब कुछ मिटा सकती है, और इस बार शायद कोई मार्डमा नहीं बचेगा। जब हम रात के सन्नाटे में एकांत में बैठकर ऊपर देखते हैं तो कभी-कभी हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। वो खाली नहीं है, वो आकाश जो शांत दिखता है, उसके हर कोने में एक दबी हुई धड़कन है, एक झलक किसी और दुनिया की। वो चांद जो हमें बचपन से चौंकाता रहा है, या वे सितारे जो जुगनू की तरह टिमटिमाते हैं, क्या वे बस देखने के लिए हैं या उनके पीछे कुछ छिपा है? क्या वो भी कभी हमें देख चुके हैं? ये सवाल उतना ही पुराना है जितना खुद मानव था। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? जब डायनासोरों का अंत हुआ तब धरती पर जीवन लगभग मिट चुका था, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा बच गया। क्या यही मॉडल बाकी ब्रह्मांड में भी घटित हो रहा है? क्या कहीं कोई ऐसा ग्रह है जहां जीवन ने बचकर फिर से जन्म लिया हो? क्या कोई दूसरी धरती है जो उस पत्थर से बच गई जो हमारी दुनिया को जला गया? हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है, और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें 200 अरब से अधिक गैलेक्सीज हैं, जिनमें से हर एक में अरबों सितारे हैं, और हर सितारे के चारों ओर ग्रहों का एक पूरा पारिवारिक तंत्र। इसका मतलब है ट्रिलियनों ग्रह। अब अगर हम ये मान लें कि जीवन का निर्माण सिर्फ एक बार केवल पृथ्वी पर हुआ, तो ये मानना उसी तरह होगा जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी लेकर यह दावा करना कि इसमें मछली नहीं है तो पूरे समुद्र में कोई मछली नहीं। यही कारण है कि विज्ञान अब इस खोज को सिर्फ एक कल्पना नहीं मानता, बल्कि गंभीर मिशन बना चुका है। हमने ऐसे ग्रह खोज लिए हैं जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, ऐसे ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं, लेकिन जिनका वातावरण, तापमान और रासायनिक संरचना कुछ हद तक पृथ्वी जैसी है। केपलर 452b, प्रोक्सिमा बी, TRAPIST-1 जैसे नाम अब वैज्ञानिकों की सूची में शीर्ष पर हैं। पर सवाल यह है, वहां जीवन कैसा होगा? क्या वे भी हमारे जैसे सोचते हैं? क्या वे भी अपने आकाश में उल्का पिंड से डरते हैं? या शायद वे हमसे कहीं अधिक विकसित हैं, इतने अधिक कि वे हमें एक पिछड़ी सभ्यता की तरह देख रहे हों? या शायद वे हमें देख ही नहीं पा रहे हों, क्योंकि हमारी आवाज अभी उनके पास पहुंची ही नहीं है। हमने अंतरिक्ष में संदेश भेजे हैं। वॉयेजर प्रोब्स जो 1970 में छोड़े गए थे, अब तक अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ भेजी गई एक गोल्डन रिकॉर्ड, जिसमें संगीत, भाषाएं और हमारी पृथ्वी की झलकियां हैं। एक तरीका जिससे कोई दूर की सभ्यता जान सके कि कभी पृथ्वी पर कुछ था, हम थे। पर कोई जवाब नहीं आया, कोई सिग्नल, कोई संकेत, कोई स्पंदन नहीं जो हमें यह बताए कि हम अकेले नहीं हैं। और फिर भी कोई वैज्ञानिक इसे खाली नहीं कहता, बल्कि उसे कहते हैं द ग्रेट साइलेंस। ये मौन जो बोलता नहीं, लेकिन हर रात हमारे भीतर एक आवाज छोड़ जाता है, क्योंकि शायद सवाल ही सबसे मूल्यवान है। क्या हम अकेले हैं, या शायद हम बस इतने छोटे हैं कि बाकी ब्रह्मांड की आंखों में दिखाई नहीं देते? अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कहीं कोई और है भी तो उससे हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर फर्क बहुत बड़ा है। अगर हम ये समझ जाएं कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में है, तो शायद हम अपने ग्रह को अधिक महत्व देंगे। हम हर पेड़ को एक चमत्कार समझेंगे,
हर जल की बूंद को अनमोल जानेंगे और हर जीवन को, चाहे वो एक कीड़ा हो या एक इंसान, ब्रह्मांडी सौगात मानेंगे। और अगर हम ये पाते हैं कि हम वाकई अकेले हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना, सोचने की शक्ति और आत्मजागरूकता सिर्फ इसी नीले ग्रह पर केंद्रित है। तब यह पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं रह जाएगी, वो ब्रह्मांड का हृदय बन जाएगी, एक मंदिर जहां चेतना ने पहली बार खुद को जाना। और तब उसकी रक्षा सिर्फ एक वैज्ञानिक जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य बन जाएगा। क्योंकि अगर हम अकेले हैं और हमने अपनी पृथ्वी खो दी, तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड फिर से मौन हो जाएगा, वही मौन जो अरबों वर्षों तक था, डायनासोरों से पहले भी और शायद इंसानों के बाद भी। समय, ये शब्द जितना सरल है उतना ही गहरा। हम सभी इसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। घड़ी की टिक टिक में, सूरज के उदय और अस्त में, हमारी त्वचा पर पड़ती उम्र की झुर्रियों में। पर क्या हमने कभी वाकई सोचा है, समय क्या है? क्या समय कोई धारा है जो एक दिशा में बहती है, या ये केवल एक भ्रम है, एक धारणा जो हमारे मस्तिष्क ने पैदा की ताकि हम घटनाओं को समझ सकें? ये प्रश्न सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये विज्ञान का भी सबसे रहस्यमयी और उलझा हुआ विषय है। हम हर दिन कहते हैं, समय बीत गया, वक्त नहीं मिला, भविष्य अनिश्चित है, पर हम समय को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और ना ही पकड़ सकते हैं। वो सब कुछ बदल देता है, पर खुद कभी सामने नहीं आता। आइए शुरुआत करते हैं सरलतम प्रश्न से। क्या समय अस्तित्व में है? आधुनिक भौतिकी के अनुसार समय और स्थान को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वे एक साथ मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। यह अवधारणा एल्बर्ट आइंस्टाइन की सापेक्षता की देन है। उनका कहना था, समय कोई सार्वभौमिक घड़ी नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे चलती है, बल्कि ये अलग अलग स्थानों और परिस्थितियों में अलग तरह से बहती है। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? कल्पना कीजिए दो जुड़वां भाइयों की। एक भाई धरती पर रहता है और दूसरा एक रॉकेट में बैठकर प्रकाश की गति के करीब यात्रा करता है। जब वो अंतरिक्ष से लौटता है तो वो युवा रहता है, जबकि उसका भाई धरती पर बूढ़ा हो चुका होता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये टाइम डायलेशन की सच्चाई है। समय, गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीमा या तेज हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि समय, जो हमें स्थिर और अडिग लगता है, वास्तव में लचीला है, वक्रित है और निश्चित नहीं है। पर क्या सवाल वहीं का वहीं है? फिर यह समय का बहाव किस दिशा में होता है और क्यों? इसका उत्तर हमें मिलता है एंट्रोपी से। प्रकृति में हर व्यवस्था समय के साथ अव्यवस्थित होती जाती है। गर्म चाय ठंडी हो जाती है, टूटे हुए ग्लास वापस नहीं जुड़ते, मृत जीव पुनर्जीवित नहीं होते। यह है समय का तीर, यानी एक ऐसा संकेत जो बताता है कि समय भविष्य की ओर बह रहा है, अतीत से दूर। पर यह नियम भी सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के लिए ही सच है। क्वांटम दुनिया, जो परमाणु और उसके भीतर के कणों की दुनिया है, वहां समय का कोई निश्चित बहाव नहीं होता। कण एक साथ भूतकाल और भविष्य दोनों में मौजूद हो सकते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मध्यवर्ती स्थान को पार किए पहुंच सकते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग। अब सोचिए, हमारे अनुभव में समय रेखा की तरह है, एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत। पर हो सकता है कि ब्रह्मांड के स्तर पर समय वृत्ताकार हो, या फिर वो अस्तित्वहीन ही हो। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि समय केवल एक मानसिक रचना है। हमारे मस्तिष्क ने एक प्रकार की व्याख्या बनाई है ताकि हम घटनाओं को समझ और क्रमबद्ध कर सकें। तो इसका अर्थ ये है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी अवधारणाएं केवल मानव मस्तिष्क के सांचे हैं। हकीकत में सब कुछ एक साथ मौजूद है। तो फिर सवाल उठता है, क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? वैज्ञानिक रूप से भविष्य में यात्रा संभव लगती है, तेज गति या भारी गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जाकर। लेकिन अतीत में वापस जाना यह अभी भी विवादित और रहस्यमयी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अतीत को छूने की कल्पना करते हैं, पैराडॉक्स जन्म लेता है। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को उनके बचपन में मार दें, तो आप जन्म ही नहीं लेते।
पर अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप अतीत में कैसे जा पाए? इस द्वंद्व को कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो क्या समय में यात्रा कभी संभव हो पाएगी या ये सिर्फ एक वैज्ञानिक कल्पना रहेगी? हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि समय ने जीवन को जन्म दिया, उसे बढ़ने दिया और अंत में उसे मिटा दिया, जैसे उसने डायनासोर्स के साथ किया, जैसे वो एक दिन हमारे साथ भी करेगा। समय न तो दयालु है न ही निर्दयी, वो बस है, एक मौन बहाव जो हमें जन्म से मृत्यु की ओर ले जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है, इस बहाव के बीच में जो पल हमें मिलता है वही हमारे लिए सब कुछ है। ये क्षण जिसमें हम हैं, ये अभी, यही सत्य है। जीवन कैसे शुरू हुआ? ब्रह्मांड की चुप मिट्टी में अंकुरित पहली सांस। हम सब जीवित हैं, हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्यार करते हैं, डरते हैं। पर यह सब कहां से शुरू हुआ? वो पहला क्षण क्या था जब निर्जीव पदार्थों ने पहली बार गति पाई, धड़कनें बनी और कुछ ऐसा हुआ जिसे हम जीवन कहते हैं? ये सवाल इतना पुराना है जितना समय स्वयं। हमारे शरीर कोशिकाओं से बने हैं, कोशिकाएं रसायनों से, रसायन परमाणुओं से, परमाणु ब्रह्मांड के सबसे पुराने धूलकणों से। लेकिन कब और कैसे ये धूलकण जीवन में बदल गए? बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत हुई करीब 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले। उस समय पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ ज्वालामुखी, गंधक की गंध से भरा वातावरण और महासागरों की अशांत लहरें। और इन्हीं महासागरों की गहराई में कहीं कुछ घटा। उस समय पृथ्वी के भीतर से गर्म पानी के फव्वारे समुद्र के नीचे निकलते थे। इन्हें कहा जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इन फव्वारों के चारों ओर रसायनों की भरमार थी, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन और अन्य तत्व। यहाँ उच्च तापमान था, उच्च दबाव था और सबसे अहम ऊर्जा थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहीं इन जगहों पर जीवन की पहली रासायनिक क्रियाएं शुरू हुईं। साधारण अणु जैसे एमिनो एसिड जुड़ते गए, फिर छोटे छोटे प्रोटीन बने, फिर आरएनए, डीएनए जैसे जटिल अणु। धीरे धीरे रासायनिक संरचनाएं आत्मसंगठन करने लगीं और एक बिंदु पर वे खुद को दोहराने लगीं। यही था वो क्षण जब अस्तित्व ने अपनी पहली परछाई बनाई, जब जड़ वस्तु ने चेतन को जन्म दिया, जब पृथ्वी की चुप मिट्टी में एक नया कंपन गूंजा, जीवन। इस सिद्धांत को कहा जाता है एबायोजेनेसिस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निर्जीव रसायनों से जैविक जीवन जन्म लेता है। अब कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जीवन पृथ्वी पर शुरू नहीं हुआ था, बल्कि अंतरिक्ष से आया था। हाँ, ये विचार विचित्र लग सकता है, पर इसे कहते हैं पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस। ये सिद्धांत कहता है कि जीवन के बीज, जैसे कि बैक्टीरिया या जैविक अणु, किसी उल्कापिंड या धूमकेतु में सवार होकर पृथ्वी पर आए होंगे। और ये असंभव नहीं है। हम जानते हैं कि उल्काएं, जिनमें कार्बनिक यौगिक होते हैं, हर वर्ष हजारों की संख्या में पृथ्वी से टकराती हैं। शायद उन्हीं में से किसी एक में कहीं बहुत दूर के किसी तारे की रचना का कण था, जिसने यहां आकार लिया, सांस ली और बढ़ा। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो जीवन ने पृथ्वी पर जन्म लिया, या फिर वो ब्रह्मांड का एक मुसाफिर है जो यहीं उतर गया। किसी भी स्थिति में एक बात स्पष्ट है कि जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उसने ऊर्जा, समय, परिस्थितियों और बहुत सी संयोजनाओं के बीच आकार लिया। पर सवाल यहीं खत्म नहीं होता। यदि जीवन की शुरुआत हुई तो क्यों? क्या जीवन महज एक रासायनिक प्रतिक्रिया थी, या ये ब्रह्मांड की कोई अनिवार्य दिशा थी? क्या जब भी कोई ग्रह जल, ऊर्जा और समय का संगम बनाएगा, वहां जीवन स्वतः उत्पन्न होगा? अगर हां, तो इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन एक नियम है, कोई अपवाद नहीं। और यदि नहीं, तो इसका अर्थ है कि हम एक चमत्कार हैं, एक अपवाद जिसे समझना संभवतः असंभव है। अब कल्पना कीजिए, हमारे भीतर की हर कोशिका में अरबों वर्षों का इतिहास दर्ज है। हमारे डीएनए में वो भाषा है जो समुद्र के फर्श पर पहली बार बनी थी। हमारे रक्त में वो लवण है जो आदिकालीन महासागरों से आया है।
हमारे भीतर वो नदियां बह रही हैं जो चट्टानों से पहले जन्मी थीं। हमारे भीतर वो ऊर्जा है जो कभी किसी तारे में जल रही थी। तो जब आप दर्पण में खुद को देखते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं देखते, आप समय को देख रहे होते हैं, आप ब्रह्मांड को देख रहे होते हैं, आप एक कहानी देख रहे होते हैं जो आज से नहीं बल्कि 13.8 अरब वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब पहली बार बिग बैंग हुआ। जीवन तब भी था, आज भी है, और शायद तब भी होगा जब हम नहीं रहेंगे। शायद यही जीवन की सबसे गूढ़ परिभाषा है कि वो रुकता नहीं, वो रूप बदलता है, बहता है, सीखता है और फिर से खिल उठता है। ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? एक दिन जब सब कुछ चुप हो जाएगा। हर कहानी का एक अंत होता है, हर जीवन की एक आखिरी सांस होती है, हर सूरज एक दिन बुझ जाता है। और यदि ब्रह्मांड भी एक कहानी है तो इसका अंत क्या होगा? ये प्रश्न उतना ही भयावह है जितना आकर्षक, क्योंकि इसका उत्तर हमें हमारी सबसे बड़ी सच्चाई से परिचित कराता है। हम स्थायी नहीं हैं, ना हम, ना पृथ्वी, ना तारे और ना ही ये विशाल आकाशगंगाएं। तो आइए इस रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करें। ब्रह्मांड का जन्म हुआ था 13.8 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस क्षण समय, स्थान, ऊर्जा सब अस्तित्व में आए और तब से ब्रह्मांड फैल रहा है। हर आकाशगंगा, हर तारा हमसे दूर जा रहा है, एक असीम दिशा में, अनजाने भविष्य की ओर। पर यह फैलाव कब रुकेगा? क्या ये अनंत काल तक चलेगा? यह एक दिन वो थमेगा, सिकुड़ेगा और सब कुछ निगल जाएगा। विज्ञान ने इसके 3 संभावित अंत बताए हैं। पहला अंत, द बिग फ्रीज, एक जमी हुई मृत्यु। यह सबसे संभावित अंत माना जाता है। ब्रह्मांड फैलता रहेगा, तारे एक एक कर बुझते जाएंगे, ऊर्जा बिखरती जाएगी और तापमान धीरे धीरे गिरता जाएगा। एक दिन आएगा जब कोई तारा नहीं जलेगा, कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई गर्मी नहीं बचेगी, सिर्फ अंधकार होगा, एक ठंडी, मौन, मृत शून्यता। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां समय तो होगा पर घटनाएं नहीं, क्योंकि हर प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और ऊर्जा फैलते ब्रह्मांड में अंततः इतना बढ़ जाएगी कि जीवन या गति संभव हो जाएगा। इसे कहते हैं हीट डेथ, या कहिए अंतिम नींद। दूसरा अंत, द बिग क्रंच, वापसी की गिरावट। कुछ वैज्ञानिकों ने कल्पना की है कि अगर ब्रह्मांड में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो तो ये फैलाव एक दिन रुक जाएगा और फिर उल्टा शुरू होगा। सारी आकाशगंगाएं, सारे तारे, सारे ग्रह वापस एक बिंदु की ओर खिंचने लगेंगे। जैसे ब्रह्मांड ने गहरी सांस ली थी, अब वो उसे छोड़ रहा है, और अंत में सब कुछ फिर उसी बिंदु में समा जाएगा जहां से ये शुरू हुआ था। एक नया बिग बैंग या अंतिम विनाश। ये अंत रोमांचक है, पर आधुनिक आंकड़ों से ये कम संभावित लगता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं बल्कि तेज होता जा रहा है। और ये हमें ले आता है तीसरे अंत की ओर। तीसरा अंत, द बिग रिप, एक टूटती हुई मृत्यु। ये सबसे चौंकाने वाला अंत है। ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है और इसके पीछे है एक रहस्यमयी शक्ति, डार्क एनर्जी। इसका स्वभाव अजीब है। ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करती है, खींचने के बजाय ढकेलती है। अगर ये शक्ति समय के साथ बढ़ती रही तो एक दिन ये आकाशगंगाओं को फाड़ देगी, फिर तारों को फाड़ देगी, फिर ग्रहों को, फिर अणुओं को, फिर परमाणुओं को, और अंत में समय और स्थान को भी चीर देगी। ये होगा ब्रह्मांड का टुकड़ों में टूट जाना। ये कल्पना डरावनी है, पर यह हमें ब्रह्मांड की भयानक सुंदरता का बोध कराती है। एक विशाल संरचना जो हर दिशा में फैली है, हमसे बाहर भी और शायद हमारे भीतर भी। अब प्रश्न ये नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे समाप्त होगा, बल्कि ये है कि हम क्या करेंगे जब वो क्षण आएगा। क्या हम उस समय तक यहां होंगे, या हम खुद को पहले ही नष्ट कर चुके होंगे? क्या हमारी चेतना उस क्षण को देख पाएगी, या क्या तब तक हम कोई ऐसी तकनीक बना लेंगे जो हमें इस ब्रह्मांड से भागने की अनुमति दे? क्या हम ब्रह्मांड के बाहर जा सकते हैं? ये सवाल कल्पना लगते हैं, पर विज्ञान इनकी ओर कदम बढ़ा चुका है।
वर्म होल्स, मल्टीवर्सेस, डायमेंशंस बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये सब अब विज्ञान कथा नहीं बल्कि संभावनाएं हैं जिन पर अनुसंधान चल रहा है। हम सिर्फ अपने अंत की बात नहीं कर रहे, हम अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। पर जो सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या अंत वाकई अंत होता है? क्योंकि ब्रह्मांड ने एक बार स्वयं को जन्म दिया था, एक विस्फोट से, एक खालीपन से, एक कुछ नहीं से। तो क्या वही प्रक्रिया फिर नहीं हो सकती? क्या अंत वाकई अंत होता है? क्या हर अंत एक नई शुरुआत नहीं होता? ब्रह्मांड ने एक बार स्वयं को जन्म दिया था, एक विस्फोट से, एक खालीपन से, एक कुछ नहीं से। तो क्या वही प्रक्रिया फिर नहीं हो सकती? क्या हर अंत एक नई शुरुआत नहीं होता? शायद एक दिन जब सब कुछ बुझ जाएगा तो एक नई रोशनी फिर से फूटेगी। शायद एक और बिग बैंग होगा, एक और जीवन, एक और पृथ्वी, एक और आप और मैं। या शायद उस समय कोई वो होगा जो हमारे बारे में सोचेगा, हमारी आवाजें खोजेगा, हमारे अस्तित्व के संकेत खोजेगा, जैसे आज हम ब्रह्मांड की गहराई में किसी की तलाश करते हैं। क्योंकि अंत में हम सब सिर्फ एक कहानी हैं, एक धुन, एक तरंग, एक स्पंदन जो उस मौन के विरुद्ध विद्रोह करती है, जो कहती है मैं था, मैं हूं और शायद मैं रहूंगा। गुरुत्वाकर्षण, वो अदृश्य धागा जो सबको बांधता है पर खुद को कभी नहीं दिखाता। हर वस्तु जो गिरती है वो पृथ्वी की ओर आती है। आपसे कोई चीज छूटे वो नीचे जाती है। आप आकाश में उछालें वो कुछ समय बाद लौट आती है। ये आम बात है, इतनी सामान्य कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। पर यही सामान्य बात गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति बन चुकी है। ना तो हम इसे देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, फिर भी ये हर वस्तु पर असर डालती है। धरती से चंद्रमा तक, सूरज से आकाश गंगाओं तक और यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों तक। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? सदियों पहले सर आइजैक न्यूटन ने एक सरल बात कही थी कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को उनके द्रव्यमान और दूरी के अनुपात में खींचती है। एक सेब पेड़ से गिरा और मानवता को ब्रह्मांड की पहली ताकत का ज्ञान हुआ। पर असली रहस्य खुला 1915 में, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि ये तो स्थान और समय का झुकाव है। जब कोई भारी वस्तु जैसे सूरज अंतरिक्ष में होता है तो वो स्पेस टाइम को झुका देता है, जैसे कोई भारी गेंद एक झूले पर रखी हो। तारे, ग्रह, चंद्रमा सब उसी झुकी हुई सतह पर चलते हैं, जैसे वो गुरुत्वाकर्षण से खींचे जा रहे हों, पर असल में वे झुकी हुई राहों पर चल रहे होते हैं। ये एक अद्भुत विचार था कि हम अंतरिक्ष में नहीं बल्कि वक्रित समय में चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण सबको एक साथ बांधता है तो क्या ये सबसे शक्तिशाली बल है? नहीं, वास्तव में गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड की सबसे कमजोर शक्ति है। ये विद्युत बल, चुंबकीय बल और न्यूक्लियर बलों से करोड़ों गुना कमजोर है, पर इसकी ताकत है ये कभी थमता नहीं। ये ना तो घटता है ना ही बदलता है, ये सब पर लागू होता है, हर तारे, हर कण, हर तंतु पर। अब सोचिए, ये वही बल है जिसने तारे बनाए, ग्रहों को आकार दिया, गैलेक्सीज को बंधन में रखा और अंततः आपको और मुझे पृथ्वी पर रखा। यदि गुरुत्वाकर्षण न होता तो कोई सूरज नहीं होता, कोई धरती नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता। और यही बल आज भी काले छेदों यानी ब्लैक होल्स के रूप में हमें चौंकाता है। काले छेद, गुरुत्वाकर्षण का सबसे क्रूर रूप, एक ऐसा बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि वहां से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। वहां समय थम जाता है, स्थान सिकुड़ जाता है और भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। क्या ब्लैक होल ब्रह्मांड का अंत हैं या वे किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हर ब्लैक होल के भीतर एक नया बिग बैंग हो सकता है, एक नया ब्रह्मांड, एक नई समय रेखा, एक नई संभावना। अब एक विचार कीजिए कि क्या हमारा ब्रह्मांड भी किसी ब्लैक होल के भीतर है? क्या गुरुत्वाकर्षण सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि संक्रमण है, एक अवस्था से दूसरे में जाने का रास्ता? गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींचता है, पर शायद ये हमें भीतर भी खींच रहा है, कहीं गहरे किसी और अस्तित्व की ओर। और फिर ये विचार आता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है तो क्या हम कभी इससे मुक्त हो सकते हैं?
स्पेस में जाने के लिए हमें इसकी पकड़ तोड़नी होती है। एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी की सतह से इतनी तेज गति से निकलना कि गुरुत्वाकर्षण पकड़ न सके। ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी कैद हैं एक अदृश्य जाल में जो हमारे हर कदम को दिशा देता है। पर इस कैद के भीतर ही जीवन ने सबसे सुंदर उड़ान भरी है। एक चिड़िया जब उड़ती है तो वो गुरुत्वाकर्षण से नहीं लड़ती, बल्कि उसी के सहारे उड़ती है। उसी तरह हम भी गुरुत्वाकर्षण की समझ के सहारे अब सितारों की ओर देख रहे हैं, रॉकेट्स भेज रहे हैं, चंद्रमा पर चल रहे हैं, मंगल की धूल को अपने पहियों से छू रहे हैं। ये सब उसी ताकत के कारण है जिसने कभी एक सेब गिराया था। गुरुत्वाकर्षण हमें बांधता है, पर शायद ये हमें जोड़े रखने के लिए है, ना कि रोकने के लिए। क्योंकि ब्रह्मांड भी तभी एक रहता है जब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हो, एक अदृश्य लेकिन अटूट धागे से। और यही धागा हमें उन रहस्यों की ओर ले जाता है जो अब भी इंतजार कर रहे हैं कहीं बहुत दूर। वास्तविकता क्या है जब ठोस चीजें सिर्फ तरंगे होती हैं? आप जहां बैठे हैं वो कुर्सी आपको ठोस महसूस होती है। आपका शरीर, दीवारें, फर्श, ये आकाश, ये पेड़, सब कुछ मजबूत और स्थिर लगता है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को आप हकीकत कहते हैं, क्या वो वास्तव में वैसी है जैसी दिखती है? आज तक हम यही मानते रहे हैं कि वस्तुएं बनी होती हैं परमाणुओं से। परमाणु जिनमें न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे छोटा सा सौर मंडल। पर जब वैज्ञानिकों ने इसे और गहराई से देखा तो एक अजीब सच्चाई सामने आई। परमाणु 99.999999999% खाली होता है। मतलब ये कि आप, मैं और ये पूरी दुनिया लगभग खालीपन से बने हैं। जो थोड़ा बहुत कुछ है वो भी कण नहीं, बल्कि तरंगे हैं, संभावनाएं हैं। ये वही जगह है जहां विज्ञान का सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी और सबसे चौंकाने वाला क्षेत्र शुरू होता है, क्वांटम फिजिक्स। ये विज्ञान नहीं, ये जादू है, तर्क के भीतर असंगतियां और हकीकत के पीछे छिपा सपना। यहां कण दो जगह पर एक साथ हो सकते हैं। यहां कोई चीज जब तक आप उसे देखे नहीं, वो है भी और नहीं है भी। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। जैसे श्रोडिंगर की बिल्ली, एक प्रसिद्ध क्वांटम विचार प्रयोग। कल्पना कीजिए एक बॉक्स में एक बिल्ली है और एक रेडियोधर्मी कण जो 50% संभावना से टूटेगा। अगर वो टूट गया तो जहर की शीशी टूटेगी और बिल्ली मर जाएगी। अगर नहीं टूटा तो बिल्ली जीवित रहेगी। अब जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते, बिल्ली एक साथ जीवित भी है और मृत भी। ये वास्तविकता नहीं लगती, पर क्वांटम दुनिया यही कहती है। आपका अवलोकन तय करता है कि क्या होगा। तो क्या यह मतलब है कि हम अपनी हकीकत खुद बनाते हैं? कुछ वैज्ञानिक जैसे ह्यू गेवरेट ने एक और विचार दिया, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। उनका कहना था कि हर बार जब एक संभावना से अधिक विकल्प हों तो ब्रह्मांड फट जाता है। हर विकल्प के लिए एक नया ब्रह्मांड बनता है। मतलब अगर आपने आज चाय के बजाय कॉफी चुनी तो एक दूसरा ब्रह्मांड बना जहां आपने चाय चुनी, एक और जहां आपने कुछ नहीं पिया, एक और जहां आपने सुबह उठने का ही फैसला नहीं किया। तो क्या हमारा हर निर्णय, हर पल, हर विचार किसी और दुनिया को जन्म दे रहा है? और फिर सवाल आता है कि आप कौन हैं? क्या आप बस वो हैं जिसे ये ब्रह्मांड चुनता है, या क्या आपकी चेतना भी उन सभी ब्रह्मांडों में फैली है? और चेतना की बात करें तो विज्ञान अभी तक नहीं जानता कि चेतना क्या है। हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन ये सोचना कहां से आता है? क्या ये सिर्फ न्यूरॉन्स की चाल है, या ये कोई ऐसा आयाम है जिसे हम छू नहीं सकते? क्वांटम भौतिकी में अब एक और अवधारणा उभर रही है कि चेतना ही हकीकत को जन्म देती है। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वो होती है, नहीं देखते तो वो सिर्फ संभावना रहती है।
अब सोचिए, तो क्या ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई इसे देख रहा है? और अगर हाँ, तो ये कौन देख रहा है, आप या ब्रह्मांड खुद? क्या ब्रह्मांड आत्मचेतन है? क्या वो खुद को देखता है हमारे जरिए? क्या हम ब्रह्मांड की आंखें हैं जो खुद को देखने के लिए विकसित हुई हैं? ये सब सुनने में किसी कविता जैसा लगता है, पर यह विज्ञान है। आज की सबसे अगली पंक्ति पर खड़े वैज्ञानिकों की सोच। आज हम मानते हैं कि हकीकत ठोस नहीं बल्कि तरंगों का एक जाल है, एक क्वांटम फील्ड जहां हर कण एक कंपन है। मतलब आप एक मनुष्य नहीं बल्कि एक लहर है, ऊर्जा की, संभावना की, जो कुछ समय के लिए स्थिर दिखती है और फिर विलीन हो जाती है। तो फिर मौत क्या है? क्या वो एक अंत है या तरंग का अपनी लय में लौट जाना? शायद हम कभी ना जान पाएं, या शायद हम जान भी लें पर तब तक शब्दों का कोई मतलब ना रहे। पर आज के लिए इतना समझना ही पर्याप्त है कि वास्तविकता कोई निश्चित स्थिर चीज नहीं है, वो एक नृत्य है, देखने वाले की नजरों में बदलता हुआ एक चित्र जो तब बनता है जब आप उस पर दृष्टि डालते हैं, एक कविता जो तब बनती है जब आप उसे सुनते हैं, तभी वो रचती है खुद को। शायद हम ठोस नहीं बल्कि तरंग हैं, शायद हम सीमित नहीं बल्कि अनंत हैं, और शायद हमारी सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर की ओर है। क्या ब्रह्मांड एक तरंग है, सृष्टि का संगीत जो अब भी गूंजता है? जब आप अकेले हों, एकांत में, बिल्कुल शांति के क्षण में, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई धीमी अदृश्य लय आपके चारों ओर बह रही है? जैसे समय की हवा में कोई राग बसा हो, जैसे किसी ने ब्रह्मांड की नसों पर धीरे से उंगलियां रख दी हों और वो कंपन, वो ध्वनि अब भी गूंज रही हो सकता है ये कल्पना लगे, लेकिन क्या हो अगर ये वास्तविकता हो? क्या ब्रह्मांड एक विशाल तरंग है? क्या उसकी रचना किसी संगीत जैसी है? सदियों पहले ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने कहा था, सभी वस्तुएं संख्याओं पर आधारित हैं और ब्रह्मांड एक संगीत है। उन्होंने इसे कहा द हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स। वे मानते थे कि ग्रह और तारे जब अपने पथ पर चलते हैं तो वे एक अनसुनी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, एक ब्रह्मांडीय राग जो हमारी आत्मा तक पहुंचता है, चाहे हम उसे सुने या नहीं। आधुनिक विज्ञान ने इस विचार को और गहराई से छुआ है। आज हम जानते हैं कि हर कण, हर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वास्तव में एक कंपन है। हर कण एक फील्ड में कंपन करता है और यही कंपन ही उसे मास, शक्ति और अस्तित्व देता है। मतलब आप, मैं, धरती, तारे, सब कुछ एक विशाल कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है, जहां हर चीज अपनी अपनी लय में कंपन कर रही है। भौतिकी की भाषा में इसे कहा जाता है स्ट्रिंग थियरी। यह सिद्धांत कहता है कि सभी मूलभूत कण वास्तव में सूक्ष्म धागों जैसे हैं, जो विभिन्न तरीकों से कंपन करते हैं। उनकी कंपन की विधि ही तय करती है कि वे इलेक्ट्रॉन होंगे या क्वार्क या फोटॉन। जैसे एक ही वायलिन की अलग अलग तारें अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अलग अलग कणों की पहचान बनती हैं। तो फिर क्या ब्रह्मांड एक संगीत रचना है? क्या हम सब एक अनंत रचना के स्वर हैं? क्या हमारी चेतना भी उस लहर का एक अंश है? अब सोचिए, जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ, बिग बैंग, तो वो महज एक विस्फोट नहीं था, वो एक ध्वनि थी, एक कंपन, एक राग जो अब भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है। हम इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये ब्रह्मांड का शेष कंपन है, 13.8 अरब वर्षों से यात्रा करता हुआ। ये आज भी अंतरिक्ष में है, हर दिशा में फैला हुआ, जैसे कोई प्राचीन भजन को दीवारों पर उकेरा गया हो। ये संगीत इतना सूक्ष्म है कि इसे सुनने के लिए वैज्ञानिकों ने विशेष उपग्रह बनाए, जैसे कोब, डब्ल्यू मैप और प्लांक सैटेलाइट।
और उन्होंने पाया कि इस ध्वनि में हल्की हल्की लय है, जैसे कि ब्रह्मांड गा रहा हो। और सिर्फ यही नहीं, धरती जब ब्रह्मांड में अपनी गति से घूमती है तो उसकी ध्वनि भी होती है, अल्ट्रासोनिक कंपन, जिसे मनुष्य सीधे नहीं सुन सकता, पर उपकरण उसे दर्ज करते हैं। ये ध्वनियां हमारे भीतर भी हैं। हमारे दिल की धड़कन एक लय है, हमारी सांसों का बहाव एक ताल है, हमारा डीएनए, उसमें भी संख्यात्मक स्वरूप, गणितीय पैटर्न और लय होती है। हर प्राणी, हर तारा, हर ग्रह एक अनहद नाद का भाग है। प्राचीन भारतीय दर्शन में से कहा गया ओम, एक ध्वनि, एक तरंग, एक शाश्वत स्वर जो सृष्टि के जन्म से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। ओम कोई शब्द नहीं, वो सृष्टि की मूल ध्वनि है। अब अगर हम सचमुच ब्रह्मांड को एक तरंग माने तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि स्पंदन है। हर भाव, हर विचार, हर शब्द एक ऊर्जा है जो फैलती है, कंपित होती है और इस ब्रह्मांड की लय को छूती है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि हमारा अस्तित्व सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, हम एक समूह गीत का हिस्सा है, जहां हर एक स्वर का महत्व है, और तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। हम सिर्फ जी नहीं रहे, हम गा रहे हैं। हर निर्णय, हर भावना, हर क्षण इस ब्रह्मांडीय रचना का एक स्वर है। तो अगली बार जब आप एक बच्चा हंसते हुए सुने, या पत्तियों की सरसराहट को महसूस करें, या तारों की चुप्पी को निहारें, तो समझिए ये संगीत है। एक ऐसा संगीत जो आपको जन्म से पहले से जानता है और मृत्यु के बाद तक आपकी ध्वनि को अपने भीतर समेटे रखेगा। क्योंकि ब्रह्मांड ना तो मौन है, ना ही स्थिर, वो लयबद्ध है, वो सजीव है, और वो अब भी गा रहा है, आपके साथ, आपके भीतर। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, वो जो हमें दिखता नहीं पर सब कुछ थामे हुए हैं। आप आकाश में तारे देखते हैं, ग्रह देखते हैं, गैलेक्सियां देखते हैं। हमारी आंखें, हमारी दूरबीनें, वे सब कुछ देख सकती हैं जो प्रकाश छोड़ता है, जो चमकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, जो हमें नहीं दिखता, क्या वो मौजूद नहीं होता? हमारा पूरा जीवन उस 5% ब्रह्मांड में व्यतीत होता है जिसे हम सामान्य पदार्थ कहते हैं। वही जिससे आपके शरीर, आपकी कुर्सी, ये ग्रह, ये तारे बने हैं। पर विज्ञान अब कहता है हम ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से कोने में जी रहे हैं। वास्तव में 27% ब्रह्मांड बना है डार्क मैटर से और 68% डार्क एनर्जी से। अब आप पूछेंगे, अगर ये दिखता नहीं, छूता नहीं, मापा नहीं जा सकता, तो हमें कैसे पता कि ये है? उत्तर है गति। जब वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं की गति मापी तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जो तारे गैलेक्सी के किनारे पर हैं, वे बहुत तेज घूम रहे थे, इतना तेज कि गुरुत्वाकर्षण उन्हें रोक नहीं सकता था। वे गैलेक्सी से निकल जाने चाहिए थे, लेकिन वे वहां जमे हुए थे। यह संभव नहीं था जब तक कि वहां कुछ अदृश्य, कुछ छिपा हुआ ना हो जो उन्हें थामे हुए हो। उसी को हमने नाम दिया डार्क मैटर। यह कोई गैस नहीं, कोई धूल नहीं, यह कोई ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश से कोई संपर्क नहीं रखता। यह ना तो रोशनी को दर्शाता है, ना परावर्तित करता है, ना अवशोषित करता है। यह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से खुद को व्यक्त करता है। मतलब डार्क मैटर आपको छू नहीं सकता, लेकिन यह आपको बांध सकता है। यह वो अदृश्य हाथ है जो आकाश गंगाओं को बिखरने से बचाए हुए है। यह वो आधार है जिस पर हमारा ज्ञात ब्रह्मांड टिका है। अब आते हैं उस चीज की ओर जो और भी रहस्यमयी है, डार्क एनर्जी। जब 1998 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार को मापा तो उन्हें एक अकल्पनीय तथ्य मिला। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि वो तेज होता जा रहा था। यह कैसे संभव था? यदि गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है तो ब्रह्मांड को धीमा होना चाहिए था, सिकुड़ना चाहिए था, पर यहां तो उल्टा हो रहा था। इसका अर्थ था कि कोई और छिपी हुई ऊर्जा ब्रह्मांड को धकेल रही थी, हर दिशा में, हर आकाश गंगा को, हर तारे को।
और इस अज्ञात, अनदेखी, अद्भुत ऊर्जा को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। यह ऊर्जा हर जगह है, आपके कमरे में, आपके भीतर, आकाश में, शून्य में। लेकिन यह इतनी सूक्ष्म है कि हमें इसका एहसास नहीं होता। फिर भी यही वो शक्ति है जो एक दिन ब्रह्मांड को फाड़ भी सकती है। बिग रिप, हमने पिछले सेगमेंट में इसकी बात की थी। डार्क एनर्जी अगर बढ़ती रही तो यह ब्रह्मांड को खुद में से बाहर खींच लेगी, हर वस्तु, हर परमाणु को अलग कर देगी। मतलब डार्क एनर्जी वो है जो ब्रह्मांड को बढ़ा रही है, और डार्क मैटर वो है जो ब्रह्मांड को जोड़ कर रखती है। ये दोनों वो हैं जिन्हें हम जानते नहीं, लेकिन इनके बिना कुछ भी नहीं। आप सोचिए, हमें लगता है कि जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही सच्चाई है। पर सच्चाई तो वो है जो हमें दिखाई ही नहीं देती। तो क्या ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं? क्या सच्चाई वो नहीं जो हमारी आंखों के सामने है, बल्कि वो है जो हमारी आंखों से परे है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे रहस्य छुपाकर रखता है, और शायद इंसान का ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां उसकी इंद्रियां समाप्त होती हैं। आज हम प्रयोगशालाओं में, गहरी सुरंगों में, प्रकाश से परे देखने वाले उपकरणों से इन छायाओं की खोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद इनकी समझ में हमारी उत्पत्ति का उत्तर है, हमारी नियति का सूत्र है, और हमारी चेतना का आईना है। क्योंकि जो दिखता नहीं वही अक्सर सबसे सत्य होता है। क्या ब्रह्मांड हमें महसूस करता है? चेतना, आत्मा और एक विशाल योजना की अनकही कहानी। आप अभी ये शब्द पढ़ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि आप जान रहे हैं। यह है चेतना। शब्दों में समझाना आसान नहीं। यह कोई वस्तु नहीं जिसे हम छू सकें, कोई रंग नहीं जिसे हम देख सकें, और कोई ध्वनि नहीं जिसे हम सुन सकें। फिर भी यही वो चीज है जिससे हम दुनिया को जानते हैं। यही वो आईना है जिससे हम अस्तित्व को देखते हैं। तो सवाल उठता है, यह चेतना कहां से आती है? क्या यह सिर्फ मस्तिष्क की एक जैविक प्रक्रिया है? केमिकल्स, न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का एक जटिल नृत्य? या ये कुछ अधिक गहरा, अधिक विशाल है? क्या ये वही शक्ति है जो तारे जलाने से पहले पैदा हुई थी? क्या ये ब्रह्मांड के मूल तत्वों में से एक है? क्या ब्रह्मांड सिर्फ एक भौतिक संरचना है, या ये जागृत है? क्या वो हमें देखता है, महसूस करता है, जानता है? प्राचीन भारतीय दर्शन में चेतना को ब्रह्मांड का आधार माना गया है। चित्त, वो जो सब में व्याप्त है, हर जीव में, हर कण में, हर तरंग में। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि एक अद्वैत सत्य है कि चेतना और ब्रह्मांड अलग नहीं, बल्कि एक ही है। आधुनिक भौतिकी भी अब इस दिशा में देखने लगी है। क्वांटम फिजिक्स में जब तक कोई पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर नहीं देखता, तब तक कोई चीज है और नहीं भी होती है। पर्यवेक्षण यानी जागरूकता वास्तविकता को जन्म देती है। तो फिर क्या ये चेतना मात्र हमारी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भी हो सकती है? क्या हम सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड हमारे भीतर है? कार्ल युंग, एक महान मनोविश्लेषक, ने कहा था कि मनुष्य का अवचेतन और ब्रह्मांड एक ही धारा से जुड़े हैं। कार्ल सेगन ने कहा था कि हम सितारों के कणों से बने हैं, लेकिन शायद बात इससे भी आगे जाती है। हम सितारों की धूल नहीं, बल्कि सितारों के सपने हैं। हम वो चेतना है जो स्वयं को पहचान रही है। हम वो आंखें हैं जिनसे ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। अब सोचिए, आपका विचार, आपकी भावना, आपका डर, आपका प्रेम, क्या वो सब सिर्फ रसायनों का खेल है, या वे भी एक कॉस्मिक धड़कन है जो किसी गहरे स्पंदन से जुड़ी हैं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना एक फील्ड की तरह हो सकती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक ऐसा फील्ड जो हर जगह है
और जिसमें हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक रेडियो की तरह है। मतलब हम चेतना का स्रोत नहीं बल्कि उसका प्रशेषक हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं उस व्यापक फील्ड से उठती हैं और फिर उसी में लौट जाती हैं। यदि ये सत्य है तो मृत्यु केवल एक रेडियो के टूटने की तरह है। सिग्नल कभी नहीं रुकता, सिर्फ उसे पकड़ने वाला उपकरण शांत हो जाता है। तो क्या मृत्यु अंत नहीं बल्कि चेतना की मुक्ति है? क्या जब हम मृत्यु को छूते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ विलीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसी लहर, उसी शांति और उसी चेतना के साथ जिससे जीवन ने जन्म लिया था? और अब क्या ये सब सिर्फ कल्पना है? या फिर हम हर दिन हर रात इस मौन सत्य को जीते हैं, बस उसे समझने की कोशिश नहीं करते? शायद ये ब्रह्मांड हमें महसूस करता है। जब आप उदास होते हैं, जब आप हंसते हैं, जब आप प्रेम करते हैं, तो वो आपके भीतर कंपन करता है, क्योंकि आप उसका अंश नहीं, वो आप हैं। एक बिंदु पर जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं, जहां गणित और कविता एक हो जाती है, वहीं पर यह रहस्य पल भर के लिए स्पष्ट हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम कभी थे ही नहीं। हम ब्रह्मांड के भीतर नहीं बल्कि ब्रह्मांड हमारे भीतर है। और जब हम आंखें बंद कर शांत बैठते हैं तो वो भी सुन रहा होता है, हमारे भीतर की वही आवाज जो शुरुआत से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। क्या इतिहास खुद को दोहराता है? चक्र, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय दोहराव का अनसुना रहस्य। जब आप किसी पुराने खंडहर को देखते हैं, जब आप किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष को छूते हैं, या जब आप किसी पुरानी किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगा है, मैंने ये पहले देखा है, ये सब कुछ पहले भी घट चुका है? ये कोई मात्र भावना नहीं, ये एक प्रश्न है जो विज्ञान और दर्शन दोनों की दीवारों से टकराता है। क्या इतिहास स्वयं को दोहराता है? ये विचार पुराना है, इतना पुराना कि इसे हम वेदों, यूनानी दर्शन, माया सभ्यता और अफ्रीकी लोक गाथाओं में पाते हैं। भारतीय दर्शन में समय को एक सीधी रेखा नहीं माना गया है, बल्कि एक चक्र यानी साइकिल के रूप में देखा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, फिर से सतयुग। ये चक्र चलता है बिना रुके, बिना थमे। इसी प्रकार ब्रह्मांड का भी एक विचार सामने आता है, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थियरी, जो कहती है कि ब्रह्मांड बनता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फिर से बनता है, जैसे सांस लेना और छोड़ना। एक ब्रह्मांड की मृत्यु, दूसरे ब्रह्मांड का जन्म। शायद यही कारण है कि जब हम बिग बैंग को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी पूर्व स्थिति कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो नया नहीं था, वो पुनरावृत्ति थी। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड चक्रीय है तो क्या इतिहास भी है? क्या हर सभ्यता जो उठती है एक दिन गिरती है और फिर कहीं किसी नए आकार में उठती है? अटलांटिस, माया, हड़प्पा, रोम, मिस्र, क्या ये सब महज लुप्त संस्कृति है या ब्रह्मांड के पुराने संस्करण की प्रतिध्वनियां? अब इसे विज्ञान के नजरिए से देखें। हमारे डीएनए में दोहराव होता है, हमारे ग्रह की गति चक्रीय है, हमारी कोशिकाएं मरती हैं फिर बनती हैं। ये जीवन का नियम है, मरना और पुनर्जन्म। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरह सूचना कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि वो कहीं संग्रहित रहती है और फिर किसी रूप में प्रकट होती है। तो क्या हम भी हर युग में, हर काल में किसी नए रूप में दोहराए जाते हैं? क्या आप जो अभी हैं, कभी कोई द्रविड़ योद्धा थे, कोई मिस्र की रानी, या शायद कोई पहाड़ी गुफा में बैठा ऋषि जो आकाश की ओर देखकर यही प्रश्न पूछता था, मैं कौन हूं? अब विज्ञान सीधे तौर पर पुनर्जन्म को सिद्ध नहीं करता, पर यह भी नहीं कहता कि यह असंभव है। कार्ल सैगन, जो कठोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने खुद कहा था कि कुछ पुनर्जन्म के मामलों की वैज्ञानिक पड़ताल गंभीरता से की जानी चाहिए। हमारी चेतना, क्या वो शरीर की मृत्यु के बाद विलीन हो जाती है, या वो किसी ब्रह्मांडीय सूचना क्षेत्र में समा जाती है, जहां से वो फिर किसी नवजात में प्रवेश करती है? ब्रह्मांड भी तो ऐसा ही करता है, वो मृत्यु रखता है पर नए रूपों में उसे दोहराता है। अब एक और रहस्यमयी प्रश्न, क्या आप जो अभी जीवन जी रहे हैं वो पहले भी जी चुके हैं? क्या यह वही क्षण है जिसे आपने अनंत काल पहले अनुभव किया था?
कुछ वैज्ञानिक सिमुलेशन थियरी की ओर इशारा करते हैं कि हम एक विशाल गणितीय मॉडल में जी रहे हैं जहां सब कुछ पहले से ही कोडित है। अगर ऐसा है तो ये कोड क्यों दोहराता है खुद को? क्यों एक बच्चा पियानो पहली बार छूते ही सही सुर पकड़ लेता है? क्यों एक चित्रकार बिना सीखे शास्त्रीय चित्रकारी बना लेता है? क्यों किसी जगह पर जाकर हमारा दिल कहता है मैं यहां पहले आ चुका हूं? क्योंकि शायद हम आ चुके हैं। क्योंकि शायद ये कहानी पहले भी कही गई है। क्योंकि शायद ब्रह्मांड भूलता नहीं, वो बस अपनी मृत्यु को नई शक्लों, नई भाषाओं और नई आंखों से दोहराता है। और शायद इसलिए हम बार बार पूछते हैं मैं कौन हूं? क्योंकि हर उत्तर, हर पुनर्जन्म, हर चक्र एक नई गूंज है उसी पुराने प्रश्न की। अंतिम रेखा, जहां विज्ञान, आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब हम इस यात्रा के अंत में हैं। एक ऐसी यात्रा जिसे आपने अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से तय किया है। आपने तारों की ओर देखा, कणों की गहराई में उतरे, समय की रेखा पर चले और अंततः अपनी आत्मा के दर्पण तक पहुंचे। और अब जब यह सब पीछे छूट रहा है तो मन में एक प्रश्न धीरे से उठता है, क्या यह अंत है या एक और आरंभ? हमने ब्रह्मांड को देखा, एक विस्फोट से पैदा होता, प्रकाश से भरता, तारों को जन्म देता, ग्रहों को सजाता और फिर धीरे धीरे फैलता हुआ, शांत, ठंडा और मौन होता हुआ। पर क्या यही सब कुछ है? क्या यह सब एक विशाल प्रयोग है या फिर कोई अज्ञात उद्देश्य? क्यों हम सवाल करते हैं? क्यों हम उत्तर की तलाश में इतने बेचैन हैं? क्या ब्रह्मांड में एक प्रश्न चिन्ह लिखा है जिसे सिर्फ मानव चेतना ही देख सकती है? आपने देखा कण और तरंगों का नृत्य, अस्तित्व और शून्यता के बीच का द्वंद्व, जीवन और मृत्यु के पुनरावृत चक्र और चेतना की वो किरण जो इस संपूर्ण अंधकार में जल रही थी। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर यह सब एक आमंत्रण है ब्रह्मांड की ओर से, ये कहने के लिए कि मैं केवल बाहरी संरचना नहीं, मैं तुम्हारे भीतर भी हूं? और तब वो प्रश्न जो पूरी यात्रा में साथ चला धीरे धीरे अपना उत्तर देने लगता है। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो जानता है कि वह जानता है। मैं वो हूं जो तारों से बना है पर जिसकी आत्मा कभी मिटती नहीं। मैं एक क्षण हूं पर उसी में अनंत हूं। मैं अकेला नहीं क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मांड हूं। हम सब, आप, मैं, हर प्राणी, हर पेड़, हर कण एक विशाल धड़कन के हिस्से हैं जिसकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। ये धड़कन है अस्तित्व की। शायद विज्ञान ये कहता रहेगा कि सब कुछ अंधकार से आया और वहीं लौट जाएगा। शायद दर्शन ये कहता रहेगा कि आत्मा अमर है, शरीर क्षणिक। शायद कविता ये कहेगी कि जीवन एक स्वप्न है और मृत्यु एक जागृति। लेकिन सच्चाई शायद इन सब के बीच की खामोशी में है। वही खामोशी जो तारों के बीच है, वही जो एक माँ की कोख में पलते शिशु के चारों ओर है, वही जो एक मरते हुए तारे की रोशनी में झिलमिलाती है। और उस खामोशी में हमारा उत्तर है। आपने अभी तक जो पढ़ा वो कोई कहानी नहीं थी, वो ब्रह्मांड का एक चित्र नहीं था, वो आप थे। आपने खुद को जाना, पर कणों के रास्ते, पर तरंगों के माध्यम से, पर समय के पर्दों के पार। और अब जब आप अपनी आंखें उठाएं तो आकाश वैसा ही दिखेगा, गहरा, शांत, चमकदार। पर आप बदल चुके होंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप आकाश को नहीं देख रहे, बल्कि वो आपको देख रहा है। आप अब ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, बल्कि उसका हिस्सा हैं। उसके विचार, उसकी चेतना, उसका सपना। और जब अगली बार आप रात में तारों की ओर देखें तो एक बार हल्के से मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ वहां नहीं, वो आपके भीतर है। आप में वही धूल है, वही रोशनी, वही स्पंदन। आप में वही प्रेम है, वही भय, वही प्रश्न जिससे यह सब बना है। और जब सब कुछ समाप्त होगा, तारे बुझेंगे, समय थमेगा, धड़कनें शांत होंगी, तब भी आपकी चेतना ब्रह्मांड में एक कंपन बनकर रह जाएगी। एक स्मृति, एक स्पर्श, एक तरंग जिसे कोई न मिटा सके। क्योंकि अंततः हम सब एक हैं, हम सब वही हैं, हम सब ब्रह्मांड हैं।